हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। हम बात कर रहे थे डायरी पे कि डायरी हमें बनानी है। डायरी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिजिकल और मेंटल इश्यूज उससे हमारे दूर हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। रिजॉल्व हो जाने का मतलब ये है कि हम उसको अपने से दूर कर देते हैं, उन बीमारियों को दूर कर देते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, हम अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। पूरी तरह से हम फिट होने की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ा लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमको अपनी डायरी में लिखना क्या है, कैसे उसे मेंटेन करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम डायरी लिखते हैं, सबसे पहले मुझे पता है कि सब जो भी अपनी डायरी बनाएंगे उसमें सबसे पहले अपना नाम सुंदर सा लिखेंगे उसमें। फिर उसके बाद इसमें आप डियर आई ऑलवेज रिमेंबर यू लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट पेज जो होगा उसमें आप अपने दिल की सारी बातें वो लिखेंगे जो अभी आपके मन में आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट पेज पे जाना है। लास्ट पेज पे इसलिए जाना है कि लास्ट पेज पे हम वो काम करेंगे जो इतना कॉन्टीन्यूसली चलेगा। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और हमें अभी उसके बारे में अभी और भी जो थॉट्स अभी प्रोसेस में आएंगे हमें मालूम है, तो हम उस पर क्या करते हैं, डॉट 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 डॉट। तो वही चीज़ हमें उसमें करनी है कि जो लास्ट पेज पे हमारा ऐसा काम होगा जो उर्दू की तरह, जैसे हम उर्दू में लिखते हैं तो हिंदी से अपोजिट चलता है, इंग्लिश से अपोजिट चलता है। तो हम लास्ट पेज से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट सेकेंड पे, फिर लास्ट थर्ड पे। तो हम ऐसे करके हम फ्रंट पर पहुंचते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ताकि हमारे पेज नंबरिंग का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आए। और दूसरा, ये ऐसा टॉपिक होगा आपका जो आपका होल लाइफ तक चलेगा, होल लाइफ तक चलेगा। या आप ये कह लो कि जब तक वो डायरी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक वो काम करता रहेगा वो वाला टॉपिक। ठीक है, वो टॉपिक क्या होगा, अपने हॉबी चार्ट को बनाना। अब आप कहोगे मेरी तो लिमिटेड हॉबीज़ हैं, मुझे तो बस यही पता है, मुझे तो बस वही पता है, मुझे शौक तो बहुत लिमिटेड है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हॉबी चार्ट में आपको क्या लिखना है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जैसे लिसनिंग म्यूज़िक, लिसनिंग किसी का लेक्चर जस्ट लाइक मी तो रीडिंग, राइटिंग। रीडिंग राइटिंग में आपको क्या पसंद है वो, राइटिंग में आपको क्या पसंद, किस तरीके की राइटिंग पसंद है आपको वो। जैसे आपने म्यूज़िक में आपने ले लिया, सूफी हो गया, फोक म्यूज़िक हो गया, पॉप म्यूज़िक हो गया, रैप म्यूज़िक हो गया। इस तरह से उसके सब पॉइंट्स बना लिए। और जैसे आपको कुछ कहीं हिल स्टेशन पे जाना पसंद है, आपको कुछ नए नए काम करना पसंद है, कुछ अपनी लाइफ को कुछ चेंज करना, आपको डेकोरेशन करना, आपको अपने घर की सेटिंग चेंज करना पसंद है, आपको नए नए लोगों से मिलना पसंद है, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद है, जैसे साइंस में आपको केमिस्ट्री पसंद है, आपको फिज़िकल एजुकेशन पसंद है, आपको तो आपको जो पसंद है आपको वो लिखना है। ठीक है, लेकिन लिखने का ढंग आपको मैं बता रही थी, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है आपने, क्योंकि हमें हॉच पॉच नहीं करना, यहाँ से सॉल्यूशंस लेने हैं, उसको तंग नहीं करना, उसको रिजॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आ रही है हमारे इस बॉक्स में, उसको सॉल्व करने के लिए उसे तंग नहीं करना, उसे परेशान नहीं करना, उससे ऐसे ईजी वे में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। तो आपको पैराग्राफ नहीं लिखने। अगर मैं कहूँ कि आप आज इस पॉइंट पे लिखो, आज आप उस पॉइंट पे लिखो, तो भैया आप क्या करोगे, जब आप एग्ज़ाम देते हो, कोई 200 वर्ड्स की लिमिट दी है तो आप 200 वर्ड्स में लिखोगे, 500 में नहीं लिखोगे। आपको चीज़ों को बढ़ाना नहीं है, आपको चीज़ों को छोटा करना है ना। मन से जो आप कुछ जो एक्सप्लेनेशन वाला काम है वो आपका स्टार्टिंग से हो रहा है, वो फ्रंट वाला रोल है। जो बैक वाला रोल है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना, उसमें आपको शॉर्ट में करना है। जो आप अपना हॉबी चार्ट बना रहे हो उसमें आपको क्या करना है, 1 और 2 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। रीडिंग और राइटिंग। अगर आपको लिसनिंग म्यूज़िक लिखना है, आप लिसनिंग म्यूज़िक लिखेंगे कि लिसनिंग म्यूज़िक को लिसन करने तक ही सीमित होता है, और म्यूज़िक को
म्यूज़िक की दूसरी फॉर्म में आप उसे लिखेंगे सिंगिंग, तो वहाँ पे सिंगल वर्ड आ गया आपका। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को डिवाइड करके चलना है कि 1 वर्ड और 2 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना। इससे ज़्यादा नहीं देंगे तो आपका माइंड बिल्कुल बैलेंस रहेगा, सेट रहेगा। आप चीज़ों को ज़बरदस्ती उन चीज़ों के अंदर नहीं घुसोगे, चीज़ों के अंदर नहीं घुसना आपको चीज़ों को ठीक जगह पे सजाना है, उसको रखना है। उसको आपके पास इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन आप इंग्रेडिएंट्स को फैला देते हो तो उसकी अलग लुक आएगी, और इंग्रेडिएंट्स को आप सेट करके रखते हो तो उनकी अलग लुक आएगी। पुलाव और खिचड़ी में भी फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क को आपको ध्यान में रखना है। इस वजह से मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, हॉबी चार्ट बनाना है, उसमें आपको सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं, 1 वर्ड और 2 वर्ड्स, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमको अपनी हॉबीज़ को ढूंढना कैसे है। आप स्कूल से हर बात को मैं बचपन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा बचपन जो होता है असल में वो बड़ा मज़ेदार होता है। बचपन जो होता है बड़ा आज़ाद होता है, बचपन जो होता है बड़ा अनजान होता है, बचपन जो होता है मस्त होता है, बचपन जो होता है अलबेला होता है, बचपन जो होता है वो जिम्मेवारियों से परे होता है, बचपन जो होता है गुंजलों से दूर होता है। तो इसलिए बचपन में जाओ, अपने बचपन में जाओ और उससे पूछो कि उससे उस वक्त क्या पसंद था। उस वक्त जब आप छोटे थे, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी, जब आपके ऊपर कोई बड़ा आपको ऊपर प्रेशर नहीं देता था कि आपने ये करना, आपने वो करना, सिवाय स्कूल तक। आप सिर्फ स्कूल तक से नहीं थे। अभी आपको अपने घर की गृहस्थी को भी संभालना है, आपने अपने प्रोफेशन को भी संभालना है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को भी संभालना है, आप अपने रिश्तों को भी संभालना है। तो सब कुछ आपको मैनेज करके चलना है, आपने अपनी पॉकेट को भी संभालना है। तो आपके ऊपर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है ना, वो जब आपके ऊपर नहीं थी, आप बच्चे थे, तब आपके ऊपर जो सिर्फ एक ही बर्डन था कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी हॉबीज़ कहाँ कहाँ जाती थी, आप कौन सी डायमेंशंस में आप जाते थे कि मुझे ये चीज़ पसंद है। लाइक आपको तबला प्ले करना बहुत पसंद है, लेकिन आपको कभी सीखने को नहीं मिला, ठीक है। आपको हारमोनियम प्ले करने का शौक़ है या गिटार बजाने का शौक़ है, आपको मौका ही नहीं मिला। आप उसे लिखो, जो आप नहीं कर सके थे आप वो लिखो, ठीक है। आपको लिखना शुरू करोगे, उसको आप समझो कि आपका इसका कोई यूज़ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, तब भी लिखो। आपको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ इसका मैं लिख के क्या करूँगा, मुझे तो डिप्रेशन है, मैं ये काम क्यों करूँ, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, आई प्रॉमिस यू, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आई प्रॉमिस यू, आप अपने आप को जानोगे, जितना जितना आप जानोगे आप अपने आप को परेशानियों से दूर करते जाओगे। इसलिए बेसिक चीज़ें ये हैं, आप इसके काम ज़रूर करना, ठीक है। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपको, मेरे सारे व्यूवर्स को। तो आप इस तरह से आप अपनी हॉबी चार्ट पर आप काम कर रहे हैं, ये आपने लिखना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि आप 10, 12, 15 हद से 20 तक आप खींच जाओगे, 18 तक खींच जाओगे कि ये मेरी हॉबीज़ है। उसके बाद रुक जाओगे, अब आपको लगेगा कि अब मुझे कुछ नहीं बचा मेरे दिमाग में कि मेरे पास कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं जो मैं इसमें नोट डाउन करूँ। तो आपको इसको टाइम लिमिट नहीं देनी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको स्टार्टिंग में जो काम करना है वो अलग है, ये लास्ट में जो काम करना है यानी अपनी डायरी को मेंटेन करना है वो अलग है। ये कॉन्टीन्यूसली चलेगा, तो होल लाइफ चलेगा, या ये डायरी जब तक चल रही है तब तक चलेगा। तो कैसे चलाना है इसको ऐसे चलाना है कि आप अपने ऊपर बर्डन मत लो कि मुझे किसी को ये दिखाना है कि मेरी 10 क्वालिटीज़ हैं जिसमें मेरा दिमाग चलता है, मेरे 10 शौक़ है जो मेरे को पसंद है, जो मैंने इसमें लिख दिए हैं। ऐसा नहीं करना। आपको जब जो याद आए, सपोज़ आप खाना बना रहे हो या आप खाना खा रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं पार्टी कर रहे हो, चाहे आप कहीं कोई किसी के साथ बात करते हो, आपको याद है हाँ यार ये मुझे बचपन में बड़ा पसंद था, हाँ यार फ़लाने टाइम में जब मैं यंग था, अगर मैं बुज़ुर्ग तो, या उस टाइम पे जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, उस टाइम पे जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे, उस टाइम जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी, जब मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी कंडीशन ये थी, मेरी कंडीशन वो थी। जब ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आपको एक कोई चीज़ क्लिक कर जाती है कि आपको ये हॉबी पसंद है। तो आपको जब वो हॉबी याद आ जाए आप उसको लिख कर अपनी डायरी में मेंटेन कर लो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डायरी लिखने के लिए हमेशा आपके पास डायरी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन कोशिश करो कि आपकी डायरी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप चाहते हो कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ पर आपके पास इतनी बड़ी डायरी हाथ में ना दिखे, तो उसका एक सोल्यूशन है,
आप एक छोटी पॉकेट डायरी रखो, या एक जिसमें जैसे आप स्लिप्स अपना नंबर बांटने के लिए रखते हो, या कोई चीज़ नोटिस करने के लिए रखते हो, तो वो आप रख सकते हो। सपोज़ आप कहीं मेट्रो में जा रहे हो, तब आपके पास पेन है, छोटी नोटबुक है, आप उसमें नोट कर लो, उसके पेजेस को निकालो और उसको एक कंटेनर में या एक पैकेट में या किसी कैरी बैग में डालते जाओ। उसमें जब डालते जाओगे, जिस दिन आप फ्री होगे उस दिन उन सबको निकालो। उसको आपने उसमें लिखा होगा ये कब लिखा है, आपने उसका टाइम लिखा होगा, उसकी डेट लिखी होगी, उसका डे लिखा होगा, उसकी सिचुएशन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मन में विचार आया आपने वो उसमें लिख दिया, चाहे वो आपकी हॉबी आई आपने वो उसमें लिख दिया। उसको लिख के आपने उसको डायरी, जिस दिन आप फ्री हो गए उस दिन उस डायरी को आप लो और वो पेजेस निकाल के उसमें नोट डाउन करते जाओ। इससे क्या होगा आपको कि आपकी लिखी हुई चीज़ें कहीं फैलेंगी नहीं। आपको पता है कि आप घर जा रहे हो, आपके पर्स में एक पॉकेट डायरी है, उसके अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है, आपको घर जाके उस कंटेनर में, उस बास्केट में या आपका कैरी बैग जो भी आपने बनाया है उसके अंदर डाल देना है। जब आप जिस दिन फ्री हो गए उस दिन उठा के उसको सारा नोट डाउन करो, अपनी डायरी को मेंटेन करो। ईज़ी। मतलब ये मैंने जो बताया ये आलसी लोगों के लिए भी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी लोगों के लिए भी है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने वालों के लिए भी है। जिन लोगों को काम की वजह से अपने लिए टाइम नहीं मिलता, ये उनके लिए भी है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी ऐसे करती हूँ। मैं मेट्रो में भी अगर कभी जाती हूँ तो मैं अपने पास कोई ना कोई स्लिप होती है, कुछ भी कोई बिल होता है तो मैं उस पर लिख देती हूँ, और लिख कर उसको अपने पास रख लेती हूँ, अपने बैग में डाल देती हूँ। लिटरली मैं यही करती हूँ जो मैंने अभी बताया। तो मैं उसको जब मुझे फ्री होती हूँ मैं उसको डायरी में लिख लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। इससे मेरी कोई भी थॉट जो मुझे कीमती लगती है वो यूज़लेस नहीं होती, वो आगे जाके यूटिलाइज़ कर पाती हूँ मैं उसे। और वो जो थॉट होती है जो मुझे लगता है कि बहुत कीमती है, अब भी दिमाग में आई है, फिर बाद में मैं भूल जाऊँगी, मुझे वैसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे, वैसे प्रॉपरली मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो मेरे को अभी मिल रही है। वो आइडिया, वो थिंकिंग प्रोसेस एग्जैक्टली जो मैंने सोचा, जो मुझे मार्वल्स लग रहा है, वो मुझे बाद में नहीं मिलेगा। तो मैं उसको क्या करूँ, ऐसे ही यूटिलाइज़ करूँगी, उसको मैं बाद में एज इट इज़ उन्हीं वर्ड्स में अपनी डायरी में नोट डाउन कर लूँगी। ईजी। तो आप अपना जो हॉबी चार्ट है इस तरीके से बनाना शुरू करो। इस हॉबी चार्ट को आप कोई टाइम लिमिट मत दो, इस हॉबी चार्ट को आप इसको कंटिन्यू रखो। जब आपके दिमाग में कहीं पर भी किसी के साथ भी बैठे हो, अचानक से ध्यान में आया, उसको रख लो कि मुझे डायरी में मेंटेन करना है, लिखना है। जब ये चीज़ें होंगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपको लिखे हुए को पढ़ना है किसी दिन बैठकर, उसमें से देखना है इनमें से ऐसा कौन सा काम है जिसको अगर मैं करूं अब भी इस सर्कमस्टांसेस में, तो उससे मैं अर्न भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, उससे देखो और उसके बारे में कुछ आइडिया अपना लगाना शुरू करो, दिमाग बढ़ाना शुरू करो। एक आप होता है कि आपको सेल्फ रिलीफ के लिए भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं, तो आपको लगता है कि लाइफ में कभी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ ही नहीं रहे कि मैं अपने शौक़ पूरा करूँ। मेरे लाइफ में एक पीरियड ऐसा भी था जब मैंने लैंग्वेज कोर्स किया दो बारी। तो हमारे क्लासमेट एक थे जो 60 प्लस नहीं, 60 to 70 के बीच में थे, मतलब पर्टिकुलरली, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो 60 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो वो क्या करते थे कि उनका कहना क्या था, मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी उनसे। वो कहते थे कि मेरी लाइफ में मैंने बहुत काम किया, फैक्ट्रीज़ बनाई, बच्चे बड़े कर लिए, शादियाँ कर दी, पोते भी बड़े बड़े हो रहे हैं, तो पोतियाँ भी हैं, तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं खाली बैठा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे अब वो करना है जो मैं बचपन से चाहा था और अभी तक नहीं कर पाया। तो उन्होंने हमारे साथ उर्दू लैंग्वेज सीखा था। तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि कितनी एनर्जी है उनके अंदर। वो हमारी कुछ अदीब कामिल की बुक्स लेकर हम परेशान थे कि ये कहाँ से मिलेंगी हमें। तो उन्होंने हमको बुक्स ला के दी और बोला कि किसी को भी कोई बुक चाहिए तो मुझे बताना। तो बुक्स गिफ्ट कर देते थे हम लोगों को। हम कहते थे ना हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें पैसे आप ले लो। वो बोलते थे नहीं, मुझे देना है, मुझे लाना है, मुझे करना है ये काम। तो उनका पर्पज़ क्या था, वो कहते थे कि मुझे पढ़ना है,
मुझे चीज़ें जाननी है, कल्चर को जानना है, मुझे नई लैंग्वेज को समझना है, मुझे ज़बान, क्योंकि उर्दू ज़बान है ही इतनी मीठी शीरीन ज़बान है कि उसमें सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। जब मज़ा और मज़ा का फ़र्क आपको पता लग जाएगा तो आप भी कहोगे वाह यार, उर्दू तो सीखनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं यार मज़ा आ गया, बड़ा ही मज़ा है, लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे मज़ा आ गया, तो मज़े का मज़ा आपको तभी पता चलेगा जब उसमें नुक्ता लगाना आप सीखेंगे। नुक्ते का हेर फेर ही जो होता है वो जुदा और खुदा का फ़र्क होता है। जब जीम के पैर में नुक्ता लगा होता है तो वो जुदा होता है, लेकिन जिम के पैर में अगर नुक्ता ऊपर चला जाए तो वो जुदा नहीं रहता, वो खुदा हो जाता है। तो ये फ़र्क हमें तभी पता चलता है जब हम उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे। इतनी अच्छी ज़बान है। मैं कहती हूँ कि अगर आप लखनवी अंदाज में चले जाएं, आपसे कोई झगड़ा करे, कोई रिक्शे वाला जिसको उर्दू आती है, तो आप कहेंगे भैया आप 4 पैसे और ले लो, लेकिन जो बोल रहे हो वो थोड़ा और बोलो। आप उससे बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे कि इतनी मीठी ज़बान है वो, इतनी मीठी ज़बान है कि आपका दिल करेगा कि भैया गाली दे लो हमको, लेकिन उर्दू में हम सुन लेंगे। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ज़र्राबाजी, हम कहते हैं खुदा आपकी आमद का हमें बड़ा मतलब बड़ी खुशी है। हम कहते हैं आइए तनावुल फरमाइए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि आइए खाना खाइए हमारे साथ और शरीक होइए हमारे दफ्तर खान में। इसका मतलब ये है कि आप हमारे को मतलब हमारे साथ खाना खाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अब इस बात को हमने कितने अच्छे ढंग से कह दिया कि सामने वाले को सुनने का मज़ा आ जाए। यही बात अगर मैं कहूँ आ जाओ खाना खा लो, मज़ा नहीं आया ना। अगर मैं कह रही हूँ कि आइए तनावुल फरमाइए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितनी इज्जत लगेगी, कितनी रिस्पेक्ट लगेगी, मतलब आपको लगेगा स्पेशल। तो ज़बान का ये फ़र्क होता है। तो वही खिंचाव उन सर के जो अंकल थे उनमें भी था, तो वो वहाँ पर चल कर आए। मैं सोचती हूँ कितनी एनर्जी थी कि वो ठीक से चलते नहीं थे, वो ज़िग-ज़ैग करके चलते थे, लेकिन उनको इतनी दिमाग में फुर्ती थी कि वो बुक्स लेने के लिए कहाँ धक्के खाकर आते थे, क्योंकि भी मुझे लानी है, मुझे बच्चों को देनी है, मुझे बच्चों के साथ पढ़नी है। ये भी बुक्स लेकर बैठेंगे, मैं भी बुक लेके बैठूँगा, मैं सवाल जो पूछूँगा ये जवाब दे पाएंगे, ये मुझे पढ़ा पाएंगे और मैं इनको पढ़ा पाऊँगा। मतलब टीम वर्क, वो उस टीम वर्क के लिए एनर्जी लगा रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास कार नहीं थी, लेकिन वो चल कर जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बाइक्स नहीं लेकर जा सकते, पैरों से ही जाना पड़ता है। तो वो जाते थे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। एक बार यूनिवर्सिटी जाकर देखते हैं तो आपको पता है कि वाकई में जूते घिसाना किसे कहते हैं, आपको वहाँ पता चल जाएगा। एक कोर्स भी अगर आप कर लेते हो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो मज़ा आ जाएगा आपको जूते घिसने का। लेकिन वो वही घिसते हैं जिनको लगता है कि हमें कुछ सीखना है, अपनी लाइफ में कुछ अलग सी चीज़ लानी है, हमें कुछ गेन करना है। तो अगर आप ऐसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो आपका डिप्रेशन तो वैसे ही चला जाता है। जिसको डिप्रेशन होता है वो कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर ले, अपनी लाइफ में कुछ देखे, ढूंढे कि मुझे क्या करना है जो मैंने अभी तक नहीं किया। जब जागो तभी सवेरा सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, ऐसे ही होता है कि जब आपको समझ आ गई कि मुझे भी जीना है, मुझे भी अपनी हॉबीज़ को जानना है, मुझे भी समझना है कि मुझे क्या चाहिए। बहुत कर लिया फैमिली के लिए, बहुत कर लिया सबके लिए, अपने लिए भी करो थोड़ा सा। जब आप अपने लिए करना सीखोगे तब डिप्रेशन दूर होगा। जब आप अपने लिए कुछ करोगे तो आप खुश नज़र आओगे, आपको स्माइल का मतलब समझ आएगा। सिर्फ स्माइल वर्ड नहीं है, इसे एंजॉय करना होता है। तो इसीलिए आप डायरी को मेंटेन कीजिए। डायरी आपको जब रास्ता दिखाना शुरू करती थी तो आपको खुद पता चलेगा कि डायरी वाकई में डिप्रेशन और माइग्रेन जैसी चीज़ों को दूर कर देती है। गले की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक की, वो भी सारी कनेक्टेड होती है। कैसे कि जब आपका दिमाग बीमार हो जाएगा तो आपका दिमाग किसी काम को करने से मना करेगा, तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपके फेस पे छप जाता है। उदासी, लॉन्ग फेस क्यों छप जाता है? क्योंकि आपका दिमाग
हंसी को, खुशी को, स्माइल को ओके नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, इजेक्ट कर देता है। आपको वो रिजेक्शन को दूर करने के लिए डायरी से दोस्ती करनी है, अपने मन से दोस्ती करनी है। आपका मन जो है उससे पूछो वो क्या चाहता है। मन से जितना पूछोगे वो उतना आपको गाइड करेगा। आपका मन गाइड करता रहेगा, हमेशा आपके साथ है। ये आपको रब की ब्लेसिंग है। फिर आप उससे पूछ के डायरी में मेंटेन करो अपनी बातों को, अपने आप को, अपने जितने भी गुंजल हैं उनको खोल दो। जो आपको तकलीफ़ हो रही है कि मेरे व्यूज़ इधर जा रहे हैं, मेरे व्यूज़ उधर जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारी लाइंस अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी। जो जितनी तारें हैं वो अपनी जगह पे सेट रहेंगी, उनके अंदर कनेक्टिविटी बराबर हो जाएगी, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपका दिमाग ठीक हो गया, अगर आपका दिमाग ठीक हो गया तो दिमाग ना तो ठीक होनी है, क्योंकि सारा दिमाग का खेल होता है। इसलिए डायरी लिखो, मन से सुनो वो क्या कहता है, मन से पूछा करो मन क्या कहता है। मेरा मन जो है वो मेरा इलाज है, मेरा मन मेरी खुशी है, मेरा मन सब कुछ है। मेरा मन जो है वो परमात्मा और मेरे बीच में कनेक्टेड है। तो मन को इग्नोर कभी मत करो, मन को इग्नोर कभी मत करो। Have a good day. Bye bye.